इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड टेम्परेचर एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर और हीट के बारे में। काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है कि पार्टिकल्स जो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वो तेज़ी से मूव करेंगे। इसी वजह से उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है या काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा कंटेन करते हैं। अगर हम उसको इसे पढ़ें कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड हैव काइनेटिक एनर्जी, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर दे मूव, सो द मोर काइनेटिक एनर्जी दे कंटेन। इसके बाद एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर वन। एनर्जी जो है हमारी वो फ्लो होती है एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। पार्टिकल्स इन द हॉट ऑब्जेक्ट विल लूज काइनेटिक एनर्जी। जो हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स होंगे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। वेयर एज पार्टिकल्स इन द कोल्ड ऑब्जेक्ट विल गेन एनर्जी। जबकि वो पार्टिकल्स जो आपके कोल्ड ऑब्जेक्ट में होंगे वो गर्म ऑब्जेक्ट से एनर्जी जो है वो गेन करेंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ आपके पास टेम्परेचर हाई है और यहाँ टेम्परेचर लोअर है। अब ये जो हायर टेम्परेचर है ये अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करेगा इस लोअर एनर्जी की तरफ, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं हायर टेम्परेचर वाले ये अपना टेम्परेचर लूज़ करेंगे और ये जो लोअर टेम्परेचर वाले हैं पार्टिकल्स अपना टेम्परेचर उनसे टेम्परेचर गेन करेंगे, जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स और लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स दोनों आपस में बाद में बराबर हो जाएंगे। Energy will continue to flow until both objects reach the same temperature. एनर्जी जो है तब तक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो होती रहेगी जब तक ऊपर वालों का और इन नीचे वालों का दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर, और जब सेम टेम्परेचर इनका हो जाएगा तो फिर इनको को जो काइनेटिक एनर्जी होगी एवरेज वो सेम पर पार्टिकल होगी और फिर वो न गेन करेंगे न लूज़ करेंगे जब तक कोई उनके पास कोई दूसरा ना आए। अब सवाल है कि आर द टेम्परेचर एंड हीट द सेम? क्या टेम्परेचर और हीट दोनों सेम है? पहली चीज़ तो मैं आपको समझा दूं कि टेम्परेचर हीट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ अगर हम इसको उसके एडवांस में ये चीज़ जाएं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक बीकर है जिसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बीकर में से हमने एक चम्मच निकाला पानी का, उसी पानी के चम्मच का जो टेम्परेचर है पानी चम्मच का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब टेम्परेचर दोनों के पास बराबर है, लेकिन जो हीट इस स्पून के अंदर है वो कम होगी और हीट जो इस बीकर के अंदर है वो ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से टेम्परेचर और हीट के अंदर काफ़ी फ़र्क है। बिकॉज स्पून फुल ऑफ बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल हैव लेस थर्मल हीट और थर्मल एनर्जी। इसको जो थर्मल हीट होगी, इसको जो थर्मल एनर्जी होगी वो कम होगी, लेकिन इसको जो यानी कि बीकर को जो बॉइलिंग वाटर है हालांकि इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन इसकी जो थर्मल एनर्जी होगी वो उससे ज़्यादा होगी। अब थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप हीट करते हैं, व्हेन हीटेड, सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस तीनों जो हैं वो थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं। द पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव अबाउट मोर। पार्टिकल्स उससे उस हिसाब से वो ज़्यादा मूव करना शुरू करेंगे। उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो टेकअप मोर स्पेस करेगी। वाइब्रेशंस होने के बाद वो ज़्यादा स्पेस कंटेन करेंगी। सो देयर इज़ एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सपेंशन है वो सारे यानी कि दोनों डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शंस में होगी। जब भी हम सॉलिड्स को हीट करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, तो हीट करने की वजह से उनको थर्मल एनर्जी मिलती है। थर्मल एनर्जी मिलने के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इनका मूव करना असल मूव करना नहीं है, इनका मूव करना असल में वाइब्रेशन है। ये कोल्ड है, इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये हीट अप हो गया तो ये वाइब्रेट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसके रोज़ हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने की वजह से ये स्पेस जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा अभी। सो देयर इज़ एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर हम इस हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड करेंगे तो इनके दरमियान जो इस टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में चीज़ें उलट हैं।
लिक्विड जो है एक्सपेंड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हीट सॉलिड्स। सॉलिड्स से लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। इसी तरह जो गैसेस हैं वो फिर लिक्विड्स से ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं जब उनको हीट किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि प्रेशर हम कितना रखते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, लेकिन जनरली सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड लिक्विड्स होते हैं और लिक्विड से ज़्यादा एक्सपेंड गैसेस होते हैं जब उनको हीट दी जाती है। तो अब मटेरियल्स के हमारे पास कुछ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। वो एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट जिसके ऊपर वो एक्सपेंड हो सकते हैं वो है 8.5 गिलास का यानी कि शीशे का, कंक्रीट का है 12 कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ब्रास का है 19, स्टील का है 11 और एल्यूमिनियम का है 23 कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का हम ये अगर मिसाल देखें तो हम इसको ऑब्जर्विंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, या हम इसकी हमने क्या किया है कि एक स्टील बार रखी है और स्टील बार को हमने यहाँ से दिए हीट, और अब हम इसकी एक्सपेंशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ आपके पास कास्ट हमने किया है, एक आयरन पेग हमने कास्ट किया हुआ है। A strong steel bar is fixed within the apparatus frame by a large nut at one end and by a cast iron peg at the other. एक तरफ हमारे पास एक लार्ज नट है, दूसरी तरफ एक पेग है। When the bar is heated, जैसे ही बार हीट होगी तो ये जो स्टील बार है ये एक्सपेंड होना चाहेगी। एक्सपेंड होना चाहेगी तो इधर से ये नट इसको रोकेगा, इधर से ये नट इसको रोकेगा। ये एक्सपेंड होने में इसको थोड़ा मसला होगा, जिसकी वजह से when the bar is heated the cast iron peg snaps because of the huge force, जिसकी वजह से ये जो कास्ट आयरन पेग है वो स्नैप हो जाएगा ह्यूज फोर्स की वजह से इन द बार। ये भी मुमकिन है कि ये जो स्टील बार बीच में है और ये टूट सकती है, इस पेग को इनको टूट सकती है, इनको तोड़ सकती है, जब क्योंकि हीट के ऊपर वो एक्सपेंड होगी। और जब हम इसको कूल करेंगे तो कूल की वजह से जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भी इसके तोड़ने के ज़्यादा जो है चांसेस हैं अनकूलिंग बाय टाइटनिंग द नट व्हेन द बार एक्सपेंड्स। जैसे ही बार एक्सपेंड होता है, अगर उनका नट टाइट है तो फिर वो सारा का सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये हमारी चीज़ टूट सकती है। थर्मल एक्सपेंशन आप पढ़ें या थर्मल एक्सपांशन आप पढ़ें, इट डिपेंड्स अप टू यू। ग्रेडर्स और इन द बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस आर मेड विथ गैप्स एट द एंड्स। जब भी आप किसी ब्रिज के ऊपर जाते हैं, जो बड़ी पुल हो, बड़ी ब्रिज हो, तो उसमें आपकी गाड़ी को झटके महसूस होते हैं। टक टक आप थोड़ा आगे जाते हैं फिर झटका होता है, फिर आगे जाते हैं झटका महसूस होता है। तो ये जो आपको ब्रिज के ऊपर जाने से ये झटके लगते हैं, ये हम खुद डेलिबरेटली इंजीनियर्स ने गैप्स की हुई होती हैं, छोटे छोटी जगहें छोड़ी होती हैं। अब ये जगहें इसलिए छोड़ते हैं ताकि अगर गर्मियों में वो जो कंक्रीट है, वो जो सीमेंट है, वो जो ब्रिज है, अगर एक्सपेंड हो तो टूटे ना, अगर एक्सपेंड हो तो उन गैप्स में वो फिल हो जाए, अगर कंट्रैक्ट हो तो फिर भी मसला ना हो। इसी वजह से हम जो है उनको उनके दरमियान गैप छोड़ते हैं। ग्लासेस टू बी यूज्ड इन कुकिंग, जो भी ग्लासेस हम कुकिंग में यूज़ करते हैं उनकी जो एक्सपेंशन है, जैसे कि पायरेक्स है, उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि दूसरे को उसने हीट क्या करना है, खुद ही टूट ना जाए। तो इसलिए जो भी गिलास दूसरों को हीट करने के लिए बनाया जाता है, उस गिलास की जो एक्सपेंशन है, उस गिलास की जो लेवल है एक्सपेंशन की, वो रखी जाती है ताकि जल्दी एक्सपेंड ना हो। रिवर्ट्स आर हीटेड बिफोर दे आर पुट इन प्लेट्स टू होल्ड टू मेटल प्लेट्स टुगेदर। ये हम पढ़ेंगे कि जब भी हम दो प्लेट्स टुगेदर रखते हैं तो उनके दरमियान हम रिवर्ट्स लगाते हैं, और वो रिवर्ट्स लगाने के दौरान उनको हीट किया जाता है ताकि ऐसे ना हो कभी बाद में कि जब उनको हीट किया जाए तो वो काम ना करें। कुछ मिसाल हैं जिस तरह ये हाई स्पीड एरोप्लेन्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा में घूमते हैं तो एयर फ्रिक्शन की वजह से इनको सामने से बहुत ज़्यादा एयर लगती है। बहुत ज़्यादा एयर जो है उनको हीट अप करती है। हीट अप करने की वजह से इनकी जो ये नोज़ है या इनके जो ये ब्लेड्स हैं, इनके अंदर एक्सपेंशन आती है या आ सकती है, और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो एरोनॉटिक इंजीनियर जो हैं, इन चीज़ों का उनको ख्याल करना पड़ता है कि ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। ऐसे ना हो कि दुश्मन को क्या गिराना, खुद ही गिर पड़े। उसके बाद आपके पास है ब्रिजेस हैव गैप्स टू अलो फॉर एक्सपेंशन। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रिजेस के अंदर हम उनको थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हैं
वो हमें बज़ाहिर जब कार ऊपर से जाती है ब्रिज के ऊपर से झटके लगते हैं, हम कहते हैं यार कैसे इंजीनियर हैं, कैसी पुल इन्होंने बनाई है, बट वो इंजीनियर सही हैं। अगर उन्होंने बीच में कोई भी गैप ना छोड़ी होती तो ये पुल कब की आप गिर चुकी होती और आप इससे गुज़रते भी ना। ब्रिजेस को जो है गैप्स होती है जो अलो करती है एक्सपेंशन, और रोलर्स में भी यूज टू वन एंड सो दैट द मूवमेंट्स कैन टेक प्लेस। कभी कभार आप अगर ब्रिज के ऊपर गाड़ी से उतर कर खड़े हो जाएं ब्रिज के ऊपर, तो आपको महसूस होगा कि जैसे ब्रिज जो है वो मूव कर रही है, यानी कि वो वाइब्रेट कर रही है। अगर बड़ी ट्रक वहाँ से आपके सामने से गुजरेगी पुल के ऊपर, तो वो वाइब्रेट करेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ऊपर नीचे इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर हमने रोलर्स लगाए होते हैं, वो भी हमने डेलिबरेटली लगाए होते हैं ताकि पुल को मजबूती से हम थामे रखें, पकड़े रखें। ये एक और बड़ा मिसाल है कि सर्दियों के अंदर या गर्मियों के दौरान जब आप बाहर बिजली की तारें देखते हैं तो वो ढीली होती हैं। अब हम कहते हैं यार ये भी सरकार का नुकसान कर रहे हैं, इन्होंने ये ढीली क्यों की हैं तारें, इनको वो सीधा रख लेते। अब ये सीधा इसलिए नहीं रखते क्योंकि जैसे सर्दी हो जाती है ना, सर्दी होने के बाद आपको पता है कि सॉलिड आपस में कंट्रैक्ट होते हैं, इनके जो मालिक्यूल्स हैं आपस में वो टाइटली पैक होते हैं। जैसे मालिक्यूल उनके टाइटली पैक होते हैं तो हॉट डे में जो इस तरह वायर हैं वो कोल्ड डे में वायर इस तरह सीधी हो जाती हैं। तो अगर पहले होती ही सीधी और उसके बाद वो कंट्रैक्ट होते मालिक्यूल, तो वो ये वायर जो है वो टूट जाती। इसलिए हमने उसको पहले एक्सपेंड कर दिया है ताकि कभी इनको अगर कंट्रैक्ट होना भी हो तो उनके दरमियान कोई भी मसला ना आए और वो तारें जो हैं वो सही सलामत रहें और बिजली चलती रहे। इसलिए वायर्स को हम थोड़ा ढीला खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो रखते हैं। अब यहाँ सिविल इंजीनियर्स को भी फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ी और यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ी। अगर ये फ़िज़िक्स ना होती तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ये ना चलती और ये सिविल इंजीनियर्स की ये चीज़ ना चलती ब्रिज वाली। तो फिज़िक्स इज़ एवरीवेयर एंड एवरीथिंग। थर्मल एक्सपेंशन अगर हम देखें अभी, तो ये जो थर्मामीटर है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका राइज़ होता है, जो लिक्विड है बल्ब के अंदर वो एक्सपेंड होता है। ये जो बल्ब है इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंड होता जाता है। एंड सो राइजेज अप द नैरो ट्यूब विच इज़ कैलिब्रेटेड एट टू फिक्स्ड पॉइंट्स। इसकी जो मुख्तलिफ कैलिब्रेशन होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आहिस्ता आहिस्ता जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होता जाता है। और कैलिब्रेशन स्केल हम कहते हैं जो नापने वाला बायर्स स्केल है जिसमें वैल्यूज़ लिखे होते हैं, उससे हम उसके वैल्यूज़ देखते हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन के कुछ एप्लीकेशंस, ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये हाई एक्सपेंशन। एक बायोमेटालिक स्ट्रिप के अंदर लफ्ज़ है बाय का मतलब है दो, मेटालिक का मतलब है मेटल्स। मतलब यह है कि एक ऐसी स्ट्रिप जिसके अंदर आपने दो मेटल्स लगाए हुए हों, जिसमें से ऊपर वाला जो मेटल हो जो जल्दी एक्सपेंड होता हो। मतलब ऊपर वाला मेटल ऐसे है जो उसको हीट मिलेगी तो वो जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा। नीचे वाला मेटल कुछ ऐसा है कि वो जैसे उसको हीट मिलेगी तो वो जल्दी एक्सपेंड नहीं करेगा, वो थोड़ा साबरीन बंदा है, वो लो एक्सपेंशन उसको है। अब होगा क्या कि जैसे ही इस बायोमेटालिक स्ट्रिप को हीट लगेगी तो ऊपर वाला जो जज्बाती है जिसको हाई एक्सपेंशन मेटल है, जैसे हीट लगेगी वो मुड़ जाएगा, वो इस तरह से बेंड हो जाएगा। बेंड होने की वजह से जो लो एक्सपेंशन मेटल है इस बेचारे को भी बेंड कर देगा। तो बायोमेटल स्ट्रिप के अंदर अ लो एक्सपेंशन मेटल जिस तरह इनवर्ड है इज बॉन्डेड टू अ हाई एक्सपेंशन मेटल जिस तरह ब्रास है। हाई एक्सपेंशन मेटल है ब्रास को अगर आप हीट देंगे तो जल्दी एक्सपेंड होगा, बस वो तैयार है, बस आप उसको हीट दें। जैसे ही स्ट्रिप को हम हीट करते हैं तो ब्रास एक्सपेंड मोर देन द इनवर्ड। ये जो ब्रास है जो हाई एक्सपेंशन मेटल है जो ऊपर येलो में आप देख रहे हैं, ये जल्दी एक्सपेंड होगा देन द इनवर्ड जो ये नीचे लगा हुआ है ब्लैक में, काजिंग स्ट्रिप टू बैंड, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिप है ये बैंड हो जाएगी। अब ये स्ट्रिप बैंड होने की वजह से या कांटेक्ट करेगी बिजली के साथ या नॉन कांटेक्ट होगी। देखें कि ये आपके पास वायर है और ये भी वायर है, ये आपस में कनेक्टेड थे पहले। जैसे ही ये बायोमेटालिक स्ट्रिप बिजली की वजह से गर्म हो गई ना, तो ये नीचे चला आया और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो सेफ्टी का काम भी करती है। जिस तरह आपके पास हीटर्स में जैसे ही हीटर की बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप हीटर से आवाज़ सुनते हैं टिक का, एक टिक का आवाज़ आता है हीटर से। वो टिक का आवाज़ इस बायोमेटालिक स्ट्रिप का होता है। वो तब काम करती है जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो टिक करके पीछे भाग जाती है, जब ठंडी हो जाती है तो फिर टिक करके
वहाँ अगेन वो उस वायर से या उस हीटर से कांटेक्ट करती है ताकि फिर वो उसको हीट दे। सो डिवाइसेस ऐसी जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप हैं हम इसको यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट डिवाइसेस में जो मेंटेन करती हैं स्टेडी टेम्परेचर। अब स्टेडी टेम्परेचर का मतलब ये है कि एक जैसा ही टेम्परेचर अगर हमने मेंटेन करना होता है तो हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगाते हैं जिस तरह वाटर हीटर्स वगैरह होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्लोटिंग आइस। अब आइस भी पानी की बनी हुई है और पानी तो खुद वैसे भी पानी है, फिर पानी के ऊपर आइस क्यों तैर रही है? जब ने हमने एक पहले वीडियो जो हमने पढ़े हैं इससे डेंसिटी वाला वीडियो लेक्चर नंबर 3 जो है या लेक्चर नंबर 2 होगा, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पानी के ऊपर वो चीज़ फ्लॉट होगी, वो चीज़ तैरेगी जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो। पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जिसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लॉट कर पाएगा, वरना टाटा बाय बाय, चलो कोई भी चीज़ तैर नहीं पाएगी। और भी हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि फिर भला बहरी जहाज़ के अंदर जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है उसकी जो डेंसिटी है वो तो 2 पॉइंट समथिंग है, फिर वो क्यों तैर रहा है? उसके मिसाल और उसका जवाब भी हम उस लेक्चर के अंदर दे के आए। आप डेंसिटी के हवाले से इस एक्यू अकेडमी का ज़रूर लेक्चर चेक कीजिएगा। अब सवाल ये है, इसका जवाब हम समझते हैं। जैसे ही हॉट वाटर कूल होता है तो इट कंट्रैक्ट्स। जैसे ही ठंडा होता है पानी ना, तो वो कंट्रैक्ट होता है। वो कंट्रैक्ट होने का मतलब है कि उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, गेट स्मॉलर। हाउएवर एज वाटर फ्रीजेज, जैसे ही वाटर फिर ठंडा होता है इट एक्चुअली एक्सपेंड्स। अब यहाँ कुछ थोड़ा मसला है। जैसे वाटर फ्रीज और कूल में फ़र्क है। फ्रीज का मतलब है बर्फ़ होना शुरू हो, कूल का मतलब है सिर्फ ठंडा हो। जैसे ही पानी सिर्फ ठंडा होना होगा शुरू तो वो कंट्रैक्ट होगा, लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ होना शुरू होगा तो वो जो है एक्सपेंड करेगा। अब ये ही तो असल इसका राज है, यही तो इसकी एक मिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं इसका एनोमेलियस बिहेवियर, अजीब व गरीब इसका बिहेवियर है पानी का। इट एक्चुअली एक्सपेंड्स इज आइस। फिर आइस जो है वो बढ़ जाएगी। जिस तरह आप छोटे बर्तन में पानी डाल के फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ़ जो है उस बर्तन से ऊपर चली आती है। अब ये इसलिए ऊपर चली आती है क्योंकि बर्फ़ एक्सपेंड हो जाती है। इट एक्चुअली एक्सपेंड्स इज आइस फॉर्म। दिस एक्सपेंशन, अब ये जो एक्सपेंशन है कैन बी इनफ, इतनी ताकतवर है कि वो आपके पाइप्स को स्प्लिट कर सकती है दो हिस्सों में। इवन आपके पहाड़ों को, रॉक्स को भी स्प्लिट कर सकती है, इतनी इसके अंदर ताकत होती है। उसका मिसाल आप ऐसे ही लें कि आप एक बोतल के अंदर पानी डालें, बिल्कुल एंड तक उसमें पानी डाल के फिर उसमें टाइट से जो है वो आप उसको ऊपर से वो दे दें, कैप दे दें। उसके बाद जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो बोतल है उसकी साइज़ बड़ी हो चुकी होगी, मोटी हो चुकी होगी। अब उसका मतलब ये हुआ कि पानी जो उसके अंदर मौजूद था वो जब फ्रीज़ हुआ तो वो एक्सपेंड हो गया। लेकिन सवाल ये है कि वाई डज दिस हैपन, ये होता क्यों है? लिक्विड वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज हैं अपने टुगेदर। लिक्विड वाटर के अंदर वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज टुगेदर हैं, लेकिन आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिंक अप हैं इन वेरी ओपन स्ट्रक्चर। वो एक ओपन स्ट्रक्चर के अंदर लिंक होते हैं, दैट टेक्स अप मोर स्पेस देन इन लिक्विड। फिर वो लिक्विड की वजह से ज़्यादा स्पेस लेता है। एक चीज़ और भी समझें कि लिक्विड के अंदर वो लिक्विड का पानी आज़ाद है, वो कहीं भी जाए जा सकता है, लेकिन पानी के मालिक्यूल्स जो हैं, लेकिन जैसे ही वो आइस होता है तो आइस की वजह से जो उसके मालिक्यूल्स हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि अभी वो सॉलिड बन रहे हैं। सॉलिड बनने की वजह से वो एक दूसरे के करीब तो ज़रूर आते हैं, मगर एक दूसरे के करीब आने के वजह ज़रिए भी वो एक ऐसी टीम बनाते हैं जो टीम के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होना होता है। जैसे ही टीम के दरमियान डिफरेंस होता है तो फिर उसकी जो साइज़ है आइस की वो बढ़ जाती है, क्योंकि अभी वो अरेंज में सिपाहियों की तरह, फौजियों की तरह वो कतार में एक रो में खड़े बैठे हैं डिसिप्लिन के साथ। लिक्विड वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर। इन आइस द वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक अप इन अ वेरी ओपन स्ट्रक्चर that takes up more space than in the liquid. Thermal expansion and the mystery of floating ice. The density of ice is lower than that of a liquid water.
अब ये जो पानी है इसकी डेंसिटी से बर्फ़ की डेंसिटी कम हो जाती है जब वो एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंड होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा ढीला होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जैसे ही थोड़ा ढीले होते हैं तो उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। जैसे ही थोड़े परे होते हैं, जैसे ही थोड़े दूर होते हैं, तो उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से फिर बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। The open structure molecules start to form at about 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो पानी के अंदर यानी कि बर्फ़ के अंदर जो ओपन स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं वो तकरीबन 4 सेंटीग्रेड के बराबर वो बनना शुरू होता है, जस्ट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Water therefore expands very slightly between 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके बाद जो वाटर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान एक्सपेंड कम होता है, लेकिन उससे पहले एक्सपेंड ज़्यादा होता है। थर्मल एक्सपेंशन एंड गैसेस के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गैस प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैस का जो प्रेशर है और जो गैस का टेम्परेचर है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है आपस में। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो एक चीज़ हमने कांस्टेंट रखनी होगी बाबा। यूजिंग द apparatus बिलो, ये जो हमारे पास नीचे apparatus जो हमने इस्तेमाल किया है एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम है गैस का जो हम हीट कर रहे हैं। इसके अंदर जो वॉल्यूम हमने रखा है वो वॉल्यूम फ़िक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे। अब चेंज ना होने की वजह से हम कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल ये जो वॉल्यूम है वो फ़िक्स है। अब अगर फ़िक्स है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाओ और देखो प्रेशर कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाओ और देखो कि प्रेशर कितना घट रहा है। अब हम इसकी जो रिलेशन है वो देखेंगे। एट ईच टेम्परेचर पॉइंट, हर टेम्परेचर की पॉइंट पर प्रेशर इज मेजर्ड ऑन द गाज। अगर टेम्परेचर 0 पर पहुंचा तो हमने देखा कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर 50 पे पहुंचा तो फिर हमने लिखा कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर 100 पे पहुंचा तो फिर हमने अगेन देखा कि प्रेशर कितना है। हर पॉइंट पे बहरहाल हमने चेक करना है। सो डज एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, जैसे ही जैसे टेम्परेचर गैस का इंक्रीज हो रहा है तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, so are hitting the sides of the container with greater force। अब बात यह है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इस कंटेनर का, तो ये हो रहा है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई हीट की वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो सुकून से नहीं बैठते, फिर वो टक्कर लगाते हैं इधर उधर। जैसे ही ये गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर हीटअप हो गई तो ये कंटेनर के साथ टक्कर लगाएंगे। इधर फोर्स लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई, जहाँ भी मर्जी होगी आपस में टकराएंगे। बस मतलब कि वो उनके हवास हवास बाख्ता हो जाएंगे, बेहवास हो जाएंगे, वो दे विल मूव लाइक अ नशई। तो अब उनकी वजह से वो इधर उधर टक्कर जब लगाएंगे तो फोर्स हर एरिया के ऊपर बढ़ेगी। जैसे ही इस कंटेनर के वाल्स के ऊपर फोर्स बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि कंटेनर की वाल्स यानी कंटेनर के एरिया के ऊपर फोर्स बढ़ी है, तो मतलब अभी प्रेशर बढ़ा है। तो यहाँ ये पता चल रहा है हमें कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे ही हम हीट बढ़ा रहे हैं उतना जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है। अब यहाँ देखें, अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो प्रेशर हमारा 1 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर था। इसी तरह जब हमारा टेम्परेचर 50 हो गया तो वो प्रेशर 1.2। अब 0 के पास 1 था, 50 के ऊपर 1.2 हो गया, 100 के ऊपर 1.4 हो गया। अब यहाँ से आप ये चीज़ देखें कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, पॉइंट्स में ही भले, लेकिन बढ़ तो रहा है ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक प्रेशर का और टेम्परेचर का, उन दोनों का, तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। जब एक चीज़ भी बढ़े दूसरी चीज़ भी बढ़े जब भी, तो वहाँ स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। एक और चीज़ भी आप याद कर लें, जब भी दो चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो, जब भी दो चीज़ों में से एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ कम हो दूसरी चीज़ भी कम हो, तो वहाँ ग्राफ एनी हाउ स्ट्रेट लाइन ही होगा। इफ़ एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स इट कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -270 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसको देखें कि वो, अगर हम ऊपर टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर तक आएँ तो हमारा जो आखिरी वाला टेम्परेचर होगा वो
273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वैल्यू को ही हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। अब है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, भला आखिर क्या भला है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ रिड्यूस्ड, अगर टेम्परेचर जो गैस का है वो हम रिड्यूस करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी कम होती है एंड मूव मोर स्लोली, फिर वो ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर गैसेस का कम हो जाता है तो पार्टिकल्स के अंदर से वो एनर्जी भी कम हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, जब आदमी की एनर्जी कम हो जाती है तो फिर वो इतना घूमता है, इतना भागता है? बिल्कुल भी नहीं, फिर वो सुस्त हो जाता है। यही तरीका है गैसेस का, जैसे ही उनका टेम्परेचर कम होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जब कम होती है तो वो मूव स्लोली करते हैं, उनके अंदर से जो एक मस्ती होती है वो निकल जाती है। इवेंचुअली एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी मखसूस टेम्परेचर के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग कम्प्लीटली, कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिसके बाद जो टेम्परेचर जो मालिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल मूव करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको अब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, उनकी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो एनर्जी जब उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह डायरिया होती है, तो फिर वो बिल्कुल स्टॉप मूविंग कम्प्लीटली, वो मूव करना बंद कर देंगे। और जब वो मूव करना बंद कर देंगे तो फिर वो बेचारे बर्फ़ बन जाते हैं। दिस टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एंड इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर बाहर जो हवा में मौजूद जो भी पानी होगा वो सारा का सारा बर्फ़, और वहाँ हवा भी बर्फ़ की होगी, वहाँ जो भी चीज़ गिरेगी वो बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। आप पानी गिलास का निकालेंगे ही वो बर्फ़ हो जाएगा उधर ही, एक सेकंड के अंदर। ऐसा टेम्परेचर, और ऐसे टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो टेम्परेचर है ये ज़ीरो से भी कम है। ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है, ज़ीरो से कम नेगेटिव वैल्यू होता है। दिस इज़ आल्सो नोन एज ज़ीरो केल्विन। इस टेम्परेचर का जो दूसरा नाम है वो ज़ीरो केल्विन भी है, क्योंकि -270 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ीरो केल्विन के बराबर है। टू कन्वर्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन यू हैव टू ऐड 273। फ़र्ज़ करें कि आपके पास मिला हुआ 120 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको कह रहा है कोई कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करें। कोई मसला नहीं है, बस 120 में आपने 273 आपने ऐड करना है, जो वैल्यू है वो केल्विन में हो जाएगा। अगर आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने केल्विन में वैल्यू लेना है तो 5 के साथ 273 ऐड करें, जो वैल्यू है वो केल्विन में होगा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर लॉ। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर गैस का जो मास है वो कांस्टेंट हो, गैस का जो मास है वो कांस्टेंट हो, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केल्विन टेम्परेचर के। इन अ सील्ड कंटेनर कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हो, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस हिसाब से P प्रेशर की जगह P लिखा, टेम्परेचर की जगह T लिखा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखें, या P अपॉन T इज इक्वल टू P अपॉन T लिखें, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये हमारे पास कंटेनर का जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर है। सील्ड कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 25 लीटर्स। अ सील्ड कंटेनर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 25 लीटर्स। द गैस इनसाइड इज, जो उसके अंदर गैस होता है, एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 300 K, what will the pressure be if the temperature is increased to 325 K? अगर एक आपके पास सील कंटेनर है जिसके अंदर वॉल्यूम 25 लीटर से, अब ये जो 25 लीटर वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है भाई। गैस इनसाइड एट प्रेशर 1 बार, मतलब ये कि P1 जो है वो हमारा 1 बार हो गया, एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, मतलब ये जो T1 हुआ वो 300 हो गया। व्हाट विल द प्रेशर बी इफ़ द टेम्परेचर इज, प्रेशर पूछ रहा है मतलब P2 हमसे पूछ रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 325 केल्विन, तो T2 हमारे पास जो है वो 325 है। अब P2 इज इक्वल टू 325 अपॉन 300, तो टोटल जो हमारे पास प्रेशर हुआ वो 1.08 बार हुआ। यानी हम देखें कि 1 बार टेम्परेचर प्रेशर था जब 300 के था,
अब प्रेशर टेम्परेचर था 325 के, तो प्रेशर 1.08 बार हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ा जब टेम्परेचर बढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो लिंक टुगेदर करता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को। फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, चार्ल्स लॉ को आप वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बताता है। और चार्ल्स लॉ जब वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ है तो फिर जाहिर बात है वहाँ जो चीज़ कांस्टेंट होगी वो प्रेशर ही होगा, क्योंकि उस बेचारे का जहाँ जिक्र नहीं है। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केल्विन टेम्परेचर के। जब आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप इन द चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ भी है हमारे पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एक गैस है जो कांस्टेंट प्रेशर है, जिसका उसका कांस्टेंट प्रेशर है और उसका जो वॉल्यूम है वो 22 लीटर्स है, यानी कि V1 हमारा हो गया 22 विथ टेम्परेचर ऑफ 280 केल्विन, मतलब ये जो T1 है हमारा वो 280 केल्विन है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, मतलब हमसे V2 पूछ रहा है तो हमने V2 सेम टू सेम लिखा। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 32 केल्विन, तो ये टेम्परेचर हमने T2 की जगह 320 केल्विन लिखा। अब हमें मालूम करना है V2। अब 22/280 इज इक्वल टू V2/320 है, तो आपने V2 मालूम करना है। तो ये जो 320 है ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 के साथ। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 320 डिवाइडेड बाय 280 जो सेम है वही। इसके बाद जब हमने इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमें जो V2 मिला वो 25 लीटर है। अब यहाँ देखें कि जब 22 लीटर था और टेम्परेचर 280 था, अब आपका वॉल्यूम 25 लीटर है जब प्रेशर 320 के है, मतलब कि जब आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है 320 के तक, तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी 25 तक बढ़ गया है। 280 तक वो 22 था, लेकिन 320 तक वो 25 हो गया। तो मतलब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है। In the next video we are going to discuss about the measuring temperature, some in this video and little bit in the second video. So the measuring temperature in everyday situations are usually measured in degree Celsius. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। अब जो इस थर्मामीटर को पॉइंट्स हैं वो दो फिक्स पॉइंट्स हैं, एक फिक्स पॉइंट इसकी ये है और एक फिक्स पॉइंट इसकी ये वाली है। इस पॉइंट के ऊपर जो इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कहते हैं। प्योर वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो यहाँ होती है। अगर पानी प्योर नहीं होगा तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम नीचे हो सकती है, क्योंकि वो प्योर नहीं है, खालिस नहीं है। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है। जो लास्ट इसकी जो सेकंड एंड पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की होती है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो सन का सरफेस है उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बंसन फ्लेम का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फ्रीज़र फूड का जो फूड हम जो रखते हैं फ्रीज़र के अंदर जो जम जाता है उसका तकरीबन -20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होता है टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हम कहते ही -270 डिग्री सेंटीग्रेड को हैं, और उसको हम ज़ीरो केल्विन भी कहते हैं। सो हाउ एग्जैक्टली इज़ द थर्मामीटर कैलिब्रेटेड, असल सवाल तो यह है। 0 डिग्री लोअर इसकी जो फिक्स पॉइंट है, इसकी लोअर से लोअर जो फिक्स पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज डिफाइंड एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। प्योर आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। एनी इम्प्योरिटी विल अफेक्ट द वैल्यू ऑब्टेन्ड। जाहिर बात है अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो 0 डिग्री पर ही हो, फिर वो 1 पे हो सकती है, फिर वो -1 पे भी हो सकती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से उसके रिजल्ट में फ़र्क आएगा। अगर खालिस होगा तो फिर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगा। और इसकी जो अपर फिक्स पॉइंट है, ये जो अपर फिक्स पॉइंट है इसकी
ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो करती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इज डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। प्योर आइस की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी भी जो है वो होता है, बॉयल होता है। बॉइलिंग मस्ट बी एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Having fixed at 0 degree centigrade and 100 degree centigrade, the rest of the scale is made of dividing the length into 100 equal divisions or degree। एक ये थी इसकी 0 इनिशियल और एक थी इसकी आखिर वाली 100। बाकी अभी इसको 100 मरतबा डिवाइड करें तो हर एक छोटा छोटा इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड उनके दरमियान एक एक का डिफरेंस होगा। तो ये कह रहा है कि उनको हम 100 इक्वल डिवीजन्स अगर हम करें या तो 100 इक्वल हमें डिग्रीज मिल सकती हैं। If the scale is divided up into equal divisions, then it is known as a linear scale। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिवाइड करें, 100 के साथ इक्वल डिवीजन्स हमें आ जाएं, तो फिर इस किस्म के स्केल को लीनियर स्केल कहते हैं कि क्योंकि जो फ़ारेनहाइट है उसके अंदर लीनियर स्केल नहीं होता। अब ये जो हमारा है इसको हम लीनियर स्केल कहते हैं। इसके बाद जो फीचर्स हैं लिक्विड के इन ए गिलास थर्मामीटर, अब हम रोशनी डालते हैं इस थर्मामीटर के ऊपर कि इसके आखिर फीचर्स कौन से हैं। लिक्विड इन अ गिलास थर्मामीटर, यानी कि शीशे के थर्मामीटर के अंदर हम अगर ये मरकरी का लिक्विड डालते हैं या ये लिक्विड अल्कोहल का लिक्विड डालते हैं तो इनके क्या कौन से फीचर्स हैं। पहली बात कि जो मोस्ट लिक्विड्स होते हैं वो एक्सपेंड स्लाइटली व्हेन हीटेड। जब हम उनको हीट करते हैं ना वो थोड़े स्लाइटली जो है वो एक्सपेंड होते हैं। दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इन लिक्विड्स की, यही प्रॉपर्टी हमें थर्मामीटर्स में काम आती है। दिस प्रॉपर्टी इज पुट टू यूज इन थर्मामीटर्स फिल्ड विथ अल्कोहल और मरकरी। जो अल्कोहल और मरकरी के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है फिर थोड़ी ज़्यादा है, इसी वजह से हम उनका इस चीज़ में इस्तेमाल लेते हैं। अब इनकी जो सेंसिटिविटी है, हम इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है हम इसकी अभी सेंसिटिविटी भी पढ़ेंगे। तो सेंसिटिविटी इसकी ऐसे है कि द नैरोअर द ट्यूब, जितना ये ट्यूब नैरो होगा, द मोर द लिक्विड इनसाइड मूव्स मेकिंग द थर्मामीटर मोर सेंसिटिव। उतना जल्दी जो है वो ये लिक्विड मूव करेगा और उतना ये जो थर्मामीटर है उतना सेंसिटिव हो जाएगा। अब सेंसिटिव का मतलब है कि उतना जल्दी जो है वो हमें बताएगा कि हाँ टेम्परेचर इतना है। सेंसिटिविटी उसकी डिपेंड करती है उसकी साइज़ यानी कि एरिया के ऊपर। अगर उसकी साइज़ या एरिया कम होगी तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। अल्कोहल जो है एक्सपेंड करता है मोर देन द मरकरी। अगर एक्सपेंडिंग की प्रॉपर्टी हम देखें तो अल्कोहल की जो एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी है वो मरकरी की एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। इसलिए मरकरी को अगर हम किसी थर्मामीटर में डालेंगे तो मरकरी को चूंकि एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी थोड़ी कम है, इस वजह से हम उसको थर्मामीटर भी छोटी साइज़ वाला देंगे, ताकि क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंड कम कर रही है तो अगर वो छोटी के अंदर हम उसको डालेंगे तो फिर वो इसकी थोड़ी भी एक्सपेंडिंग हमें वैल्यू देने में हेल्पिंग साबित होगी। रेंज जो है वो मरकरी हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी 39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो उसकी जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर मरकरी थर्मामीटर के अंदर हो और उसका टेम्परेचर 356 डिग्री टेम्परेचर आ जाए तो मरकरी बेचारा खुद ही बॉयल हो जाएगा। अल्कोहल जो है वो फ्रीज होता है -115 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 115 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, मगर अल्कोहल बॉयल हो जाता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेचारा खुद ही बॉयल हो जाता है। तो ये पानी की बॉइलिंग पॉइंट हमें कैसे बताएगा। रेस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बेचारा खुद ही पहले ही हार मान रहा है। रेस्पॉन्सिवनेस की अगर हम बात करें तो थर्मोमीटर्स विद लार्ज बल्ब्स, इन जिनको ये यहाँ से जो बल्ब हैं थर्मोमीटर्स को वो ज़्यादा होते हैं या थिकर होते हैं अराउंड द बल्ब, लेस क्विकली टू चेंज इन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर हमें जल्दी नहीं बताते क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे थिक हैं। अब थिक हैं तो ज़ाहिरी बात है उनको बाहर का टेम्परेचर लेने में करने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए रेस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से जिन थर्मोमीटर्स की ये बल्ब छोटा हो वो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे और जिनका ये बल्ब बड़ा होगा वो रेस्पॉन्सिवनेस या उनकी जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो क्विक नहीं होगी। लीनियरिटी के हिसाब से अगर हम देखें
तो जो एक्सपेंशन है मरकरी की इज़ नॉट क्वाइट लीनियर कंपेयर्ड विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ यानी कि जैसे जैसे अल्कोहल बढ़ता जाए वैसे वैसे मरकरी बढ़ती जाए, ऐसे नहीं है। मतलब अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर अल्कोहल बॉयल होता है तो मरकरी भी इसी के ऊपर बॉयल हो, ऐसे नहीं है। उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों आपस में लीनियर नहीं है, हम ऐसे कहेंगे। कंपेयर्ड विथ अल्कोहल दे डिफर स्लाइडली, उनके दरमियान हाँ कुछ डिफरेंस है, मगर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि उनके दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। क्लिनिकल थर्मामीटर्स की अगर हम बात करें तो मयर्स, जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं वो ह्यूमन टेम्परेचर को मेजर करते हैं वेरी एक्यूरेटली। वो बहुत एक्यूरेटली जो है वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इनका जो स्केल होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है टू अ फ्यू डिग्री, कुछ डिग्रीज तक उनका स्केल रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि उन्होंने इंसानों का टेम्परेचर मालूम करना है। उन्होंने किसी सूरज का या चांद का नहीं बल्कि सूरज का या किसी आग का नहीं मालूम करना होता। क्लिनिकल थर्मामीटर का इंसानों का टेम्परेचर मालूम करना होता है, इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टू अ फ्यू डिग्री आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। अ रेस्ट्रिक्शन इन द नेक स्टॉप्स द मर्करी फ्रॉम ड्रॉपिंग अंटिल द रीडिंग इज टेकन। तब तो उनके पास जो रेस्ट्रिक्शन होती है, जब तक हम रीडिंग नहीं लेते तब तक उनकी नेक के अंदर वो जो है मरकरी फंस जाती है। दूसरे किस्म के थर्मामीटर्स हैं जो आपने अभी कोरोना में भी थर्मामीटर्स देखे होंगे, वो कुछ अलग टाइप के हैं और ये कुछ अलग टाइप के हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं उन्हीं के साथ रिलेटेड कुछ। डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर क्या करता है कि अपने अंदर एक थर्मिस्टर कंटेन करता है इनसाइड द प्रोब। ये जो प्रोब है, प्रोब हम कहते हैं जो इसकी चोटी होती है उसको हम प्रोब कहते हैं, कील को, यानी कि बिल्कुल एक नीडल को हम प्रोब कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है द थर्मिस्टर बिकम्स अ मच बेटर कंडक्टर। तो थर्मिस्टर कंडक्टर हो जाता है। कंडक्टर होने की वजह से काजिंग अ हायर करंट ऑफ फ्लो, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। एंड सो अ हायर रीडिंग ऑन द मीटर, जिसकी वजह से मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाती है। जितना टेम्परेचर हायर होगा उतनी रीडिंग ज़्यादा आती है। ये आपके पास है थर्मोकपल थर्मामीटर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थर्मोकपल थर्मामीटर के अंदर दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं जो ज्वाइंट होते हैं टुगेदर टू फॉर्म टू जंक्शंस इन द प्रोब। प्रोब के अंदर दो जंक्शंस होते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं जो ज्वाइंट होते हैं आपस में। अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस कॉजेज अ टाइनी वोल्टेज। ये जंक्शन है, ये ज़ीरो है, और ये जंक्शन है जिसका टेम्परेचर मिसाल गर्म होगा हम उसके ऊपर रखेंगे। अब ये हमने जो रखा ये 100 है और ये जो है ज़ीरो है। अब 100 और ज़ीरो के दरमियान डिफरेंस कितना हुआ? 100, तो ये दिखाएगा 100। अगर यहाँ टेम्परेचर है ज़ीरो और यहाँ दिखा रहा है 32, तो 0 और 32 के दरमियान डिफरेंस कितना हुआ? 32 का। तो ये दिखाएगा कि टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमें डिफरेंस बताता है। द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस द बिगर द करंट। जितना फिर करंट ज़्यादा होता है उनके दरमियान उतना हमें करंट वैल्यू ज़्यादा देता है, फिर हम कहते हैं कि उतना टेम्परेचर का डिफरेंस है। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड टेम्परेचर like as the radiator, boiler, pump, and the measuring specific heat capacity, thermal heat capacity, energy, power and time, what requires more energy to heat up by 1 degree centigrade, and electric heater, and all more things will be discussed in the next video, and hope you will be there.